नमस्कार, मैं हूं शैलेश जायसवाल, आपका अपना दोस्त। संपूर्ण ज्ञान द यूनिवर्सल नॉलेज को लेकर, जहां पर पृथ्वी और ब्रह्मांड से जुड़ी सारी जानकारी आपको बताने के लिए। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, उस मुताबिक आज एक बेहद ही खास और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और वो है भारत की राजनीति। राजनीति जो कि एक बहुत ही गंदा विषय माना गया है, और ख़ास करके भारत की राजनीति। देश की हर जनता, हर राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को गाली दे रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप सभी लोगों का मानना ये होगा कि राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक राजनीतिक पार्टियों से खफा है। लोगों का मानना है कि राजनीतिक पार्टियों में से जो खुला भ्रष्टाचार चल रहा है या बेईमानी चल रही है, वो खत्म होना चाहिए। लोगों का ये भी मानना है कि राजनीतिक एक गंदगी है, उस गंदगी को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अगर राजनीतिक गंदगी है और उस गंदगी को साफ करना है, तो आपको भी इस गंदगी को साफ करने के लिए इस गंदगी में उतरना होगा, वरना इस राजनीति को गाली देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप में है वो काबिलियत जो राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं और देश में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो आप स्वयं भी इस चुनाव में उतरकर देश में बदलाव के लिए तैयार रहिए, और आपको चुनाव जिताने के लिए मैं करूंगा आपकी पूरी मदद। अगर आप भी इस देश में राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं और इस बदलाव के लिए स्वयं राजनीति में उतरना चाहते हैं, तो मैं करूंगा आपकी पूरी मदद। मेरे वीडियो के इस सेक्शन में मैं आज आपको बताऊंगा कि चुनावी नामांकन भरते समय आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और एक चुनावी उम्मीदवार के लिए किन पात्रता की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश का हर नागरिक चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए कुछ नियम है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चुनावी नामांकन भरते समय पहले दस्तावेज की आपको आवश्यकता होती है, वो है एफिडेविट फॉर्म 26, जो चुनाव आयोग का एक फॉर्मेट है, जिसमें आपको पूरी जानकारी एक एफिडेविट नोटरी करके आपको चुनाव आयोग को सबमिट करनी पड़ती है। और दूसरा होता है आपका वोटर लिस्ट में नाम होना। उसके साथ वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, उसकी भी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी होती है, अन्यथा आप चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाते हैं। तीसरा होता है जाति प्रमाण पत्र। आपकी जो भी जाति है, जिसका आरक्षण आपके विभाग में तय किया गया है, उसका जाति प्रमाण पत्र आपको देना आवश्यकता है। तीसरा, आपके चुनाव आयोग में आपके विभाग में जितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी तय की गई है, उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो रकम है वो चुनाव आयोग को देना होता है। एक सर्टन वोट आपको अगर यदि नहीं मिले, तो वो जो चुनावी राशि जो है वो वहाँ पे जब्त हो जाती है, अन्यथा आपके जीतने के बाद वो राशि आपको रिटर्न मिल जाती है। अगला है एक शपथ पत्र। उस शपथ पत्र में आपको अपनी चल अचल संपत्ति, अपने बैंक डिटेल, उसकी सारी जानकारी देनी होती है। आपका एजुकेशन कितना हुआ है, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके फैमिली के मेंबर के पैन कार्ड के नंबर उसमें डालने होते हैं, और साथ ही साथ आपकी फैमिली के हर मेंबर के नाम से क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या संपत्ति है, उनकी सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एजुकेशन कितना हुआ है वो भी आपको उसमें शपथ पत्र में आपको देना जरूरी है। चुनाव आयोग को देने वाले शपथ पत्र में आपको इस बात का भी उल्लेख करना होता है कि आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केस दर्ज है, कितने केस प्रलंबित न्यायालय में चल रहे हैं, या कितना टैक्स बकाया है, उसकी टोटल जानकारी आपको देनी होती है। कभी कभार आपको ऐसा होता है कि आपको अपने ऊपर लगे हुए सारे केसेस की जानकारी नहीं होती है, या फिर आपका जो भी टैक्स, इनकम टैक्स या महानगर पालिका का टैक्स या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स बकाया हो, उसकी जानकारी भी आपके पास नहीं होती है। तो उसका एक रास्ता ये होता है कि आपको एक लेटर संबंधित पुलिस स्टेशन को या फिर संबंधित टैक्स विभाग को आपको देना होता है कि उनमें से आपको पूछना होता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स बकाया है, या पुलिस स्टेशन को लिखते हुए आपको यह पूछना होता है कि आपके ऊपर कितना केस प्रलंबित है, उसकी जानकारी। और वो जो है, आप जानकारी देते समय उस लेटर की डिस्पैच कॉपी साथ में आपको अटैच करके देनी होती है। साथ ही आपका जितना भी टैक्स बकाया हो या किसी बैंक का लोन बाकी हो, उसकी भी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी होती है। आपकी जो फैमिली है, उसके व्यतिरिक्त कोई भी
अन्य व्यक्ति आपके परिवार के साथ रहता हो, जैसे कि आपका साला हो सकता है या कोई भी रिलेटिव होता है, उसकी भी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी होती है। और उस व्यक्ति के नाम पर कितनी संपत्ति है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसका पैन नंबर इत्यादि सारी जानकारी आपको उसमें लिखनी होती है। और यहाँ तक कि आपकी फैमिली के हर मेंबर के नाम पर कितनी संपत्ति है, हर मेंबर के हर जो सदस्य के नाम पर या उसके बैंक खाते में कितना पैसा है, उस सब की जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी होती है। रही बात चुनावी उम्मीदवार के पात्रता और अपात्रता की, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि चुनाव लड़ने के लिए सबसे अहम है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। दूसरी बात, आपकी उम्र 26 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, आपके ऊपर किसी भी पुलिस स्टेशन में या फिर किसी भी न्यायालय में क्रिमिनल मामला प्रलंबित नहीं होना चाहिए। और आप एक सजाए याफ्ता मुजरिम नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सज़ा के लिए, आप किसी भी गुनाह के लिए सज़ा काटकर बाहर नहीं आना चाहिए, अन्यथा आप चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। और सबसे अंतिम बात यह है कि आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। हालांकि यह कानून 2005 से लागू हुआ है, इसलिए 2005 के बाद जिसके भी 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि इसके पहले लालू प्रसाद यादव जी के भी जो है 10 बच्चे हैं, वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब उनके ऊपर क्रिमिनल केस लग चुका है और एक सज़ा काट चुके हैं, इसलिए जब तक वो निर्दोष मुक्त नहीं हो जाते तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन 2 बच्चों वाला कानून उस पर इसलिए लागू नहीं होगा कि उनके सारे बच्चे 2005 से पहले के हैं। अतः इस बात का ध्यान रखें कि 2005 के बाद जिसके भी 2 बच्चे हैं या 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए केवल आपके पास 2 बच्चे या उससे कम बच्चे होने चाहिए। अगर राजनीति से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो या किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, या फिर हमारी संस्था मिशन पत्रकारिता से जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था मिशन पत्रकारिता की विस्तृत जानकारी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। धन्यवाद।